pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है डेट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको हम कंप्लीट करेंगे, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, हमने लास्ट क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आइटम्स आती है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश फ्लो होता क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन है, वो सारा कंसेप्ट क्लियर किया था। और बहुत अच्छे से ये भी किया था कि इसको 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ जाती है और क्यों जाती है, हमने ये सब क्लियर किया था, राइट। तो आज हम इसको डिटेल में करने वाले हैं, किसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कुछ इस टाइप से हमारा कैश फ्लो बनता है, ठीक है। इसके 2 अमाउंट होंगे, डेबिट क्रेडिट तो होगा नहीं, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूं तो हमें सबसे पहले चाहिए, देखो इसके ना स्टेप्स हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसके क्या है बेटा, स्टेप्स हैं, ठीक है। और स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको इसको करवाऊंगी ताकि आपको ये इजी लगे। स्टेप 1 होगा कि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ही कैसे निकालना है, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वाला, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में फिर इसका आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसके करंट एसेट, करंट लायबिलिटी कैसे करके कैश जनरेटेड हो जाएगा। और लास्ट में जो रहेगी आइटम्स, उनका इफेक्ट खत्म करके हमारा जो आंसर है वो करेंगे नेट कैश फ्रॉम, अगर प्लस में आ गया और माइनस में आ गया तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट। तो इसको मैं आपको 4 स्टेप्स में क्या है कवर करवाने वाली हूँ। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और ये लास्ट 4th स्टेप। इससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं पहले स्टेप की बात करूँ, यहाँ पे पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमें करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके लिए हमेशा बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केस में अगर आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है ना, तो हमारा क्या बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा। लिखा हुआ ना सी नोट नंबर 1। तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना है। और वर्किंग नोट में करना क्या है, जो हमारा नेट प्रॉफिट आया, किसका, हमारा नेट प्रॉफिट आया बेटा करंट ईयर का, उसको लेंगे। नॉर्मली नेट प्रॉफिट लिया आफ्टर अप्रोप्रिएशंस नॉर्मल। इसमें हमें हो सकता है क्वेश्चन में दे रखा हो प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हो, एक ओपनिंग का एक क्लोजिंग का, ठीक है। तो उसमें जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल बताती हूँ, 2021 का डाटा दे रखा है, फॉर एग्जांपल 2021 का डाटा दे रखा है और 2022 का डाटा दे रखा है। 2021 में हमें प्रॉफिट या रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 6 लाख और 2022 में गिवन है 7 लाख। तो मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट 1 लाख हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये 7 लाख में 6 लाख तो ये इंक्लूडेड है। तो इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 लाख। ये बात समझ आई कि प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हो, इसमें जितना चेंज आ रहा है, और बाय चांसली ये 6 से 5 लाख हो जाता तो ये माइनस का 1 लाख आ जाता ब्रैकेट में, ठीक है। एक और सिचुएशन समझो, इसको इधर कर देते हैं आज, ठीक है। एक और सिचुएशन समझो, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सेम हो सकता है, आपको 2021-22 का डाटा दिया है, 21 का 22 का, इधर आपको दिया है माइनस का 50,000 2021 में, और अब आपको दिया है 1 लाख 2022 में, मतलब पॉजिटिव प्लस का। तो मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट आप यहाँ पे शो करोगे, कितना। पिछले साल 50,000 का लॉस था, इस साल हम 1 लाख का प्रॉफिट शो कर रहे हैं, तो एक्चुअल में तो हमें 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ ना। 50,000 के लॉस भी तो कवर किया होगा इसने। वैसे भी तो हम क्या कर रहे थे, 1 लाख माइनस और फिर माइनस का ही 50,000, ठीक है। तो 1 लाख माइनस माइनस प्लस हो गए तो 1.5 लाख आ गया कि नहीं आ गया, समझे। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये बात समझ आई। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर माइनस में आता है तो माइनस माइनस प्लस होकर 1.5 लाख का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये बात समझ आई। उसके बाद हमें ऐड करनी है बेटा 4 चीज़ें। हमें क्या ऐड करनी है, 4 चीज़ें। तो ये आ जाएगा ट्रिप, ट्रिप से याद रखना, TRIP, ट्रिप। ट्रिप से कैसे आएगा ये, सबसे पहले ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, क्या आएगा, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स। जितने भी ट्रांसफ़र टू रिजर्व है बैलेंस ऑफ पी एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L में, मतलब बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जितने भी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, जितने भी रिजर्व हैं, अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें हमें आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल वही सेम 2021-22 का डाटा अगर हमें गिवन है, उसमें कोई जनरल रिजर्व है, पहले 6 लाख था, वो अब 7 लाख हो गया, तो 1 लाख क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
ये बात समझ आई। तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व चेक करना है। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, आर से हमें यहाँ पे याद रखना है प्रपोज्ड डिविडेंड। अब आप कहोगे मैम आर क्यों, फिर पी क्यों नहीं, क्योंकि फिर पी 2 हो जाएंगे, है ना। तो आर से याद रखना है प्रपोज्ड डिविडेंड। आर से क्या याद रखना है, प्रपोज्ड डिविडेंड। और ये प्रीवियस ईयर का लेना, ये ध्यान रखना। कौन सा, पी से प्रपोज्ड, प्री से प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्यों लेना है, प्रपोज डिविडेंड होता है पूरे साल का, और प्रपोज डिविडेंड अगर पूरे साल का है बच्चे, तो पूरे साल का तो पिछले साल ही लग सकता है, इस साल थोड़ी भी पूरे साल का दे सकते हैं हम। ये बात समझ आई। तो ये हो जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड। फिर आता है आई आएगा इंटरिम डिविडेंड के लिए। किसके लिए, इंटरिम। और ये आएगा करंट ईयर का। इंटरिम डिविडेंड होता है ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम मतलब साल के बीच में हमने कोई दे दिया तो वो तो इसी साल का दे सकते हैं ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा बच्चे, करंट ईयर का हो जाएगा। ये बात समझ आई। हमें क्या किया अभी तक, टी से ट्रांसफर टू रिजर्व, आर से प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, आई से इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, और पी से आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। यहाँ पे कौन सा आना है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। ये ध्यान में रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ये लिख लो यहाँ पे, वैसे तो लिखा हुआ ये रहा, ठीक है, करंट ईयर का, ठीक है। लेकिन उसमें से रिफंड ऑफ इनकम टैक्स और लेस सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अगर रिफंड ऑफ इनकम टैक्स गिवन है। ऐड करनी है 4 चीज़ें, ट्रिप टी से ट्रांसफर टू रिजर्व, आर से प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, आई से इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर, और पी से प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। और लेस क्या करना है, सिर्फ एक रिफंड ऑफ टैक्स है अगर तो, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकल गया बच्चा, अब मेरा निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक का मेरा काम हो गया। बचा क्या, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हमने तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है ना, तो बिफोर टैक्स तक का तो हो गया, अब हमें निकालना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो उल्टा करना है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है तो ऐड, क्योंकि बिफोर है ना, ऑलरेडी माइनस होकर प्रॉफिट है तो उसको दोबारा से उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए प्लस कर देंगे। तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट मतलब लॉस हुआ था वो प्लस कर देंगे, और जो इनकम है वो माइनस कर देंगे। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, जो कभी कभार होता है, लास्ट क्लास में भी आपको करवाया था, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, है ना, जो कभी कभार, हर बार तो आग नहीं लगेगी, हर बार तो चोरी नहीं होगी ना, वो चीज़ें। और उसके लिए जो इंश्योरेंस आ रहा है तो वो लेस हो जाएगा, या फिर हमारी विनिंग ऑफ लॉटरी आ जाए, बैड डेट्स रिकवर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, लेस हो जाएगा। तो लॉस ऐड करना है और इनकम माइनस। जितना भी हम बनाएंगे ना ऑपरेटिंग्स, बिल्कुल जो पहले 3 स्टेप है उसमें यही करेंगे, सारे लॉसेस को ऐड करते रहेंगे और इनकम को माइनस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हमने किया क्या, देखो मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं ये हो क्या गया, है ना। आई होप आपको वैसे ही क्लियर हो गया होगा। देखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिया करंट ईयर का, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करके उसमें 4 चीज़ें ऐड की, ट्रिप, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। लेस करनी है सिर्फ एक चीज़, रिफंड ऑफ टैक्स। और फिर आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की बारी। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस को ऐड करना है और इनकम को माइनस करना है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो हमें यहाँ पे चाहिए, ये वाला ये निकल के आ गया जो यहाँ बिल में लिखा है। समझ आई बात, फर्स्ट स्टेप हो गया, डन, समझ आया। चलिए सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड स्टेप है वो यहाँ से शुरू होगा, हमारा ये वाला यहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा फ्रॉम एडजस्टमेंट। अब हमें क्या करनी है बच्चे, एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। अब इसमें करना क्या है, देखो सेकंड स्टेप क्या है, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये है ना, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब इसमें करना क्या है, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ें जो यहाँ तो वो कैश की फॉर्म में नहीं थी, ये बात समझ आई। फॉर एग्जांपल बताती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, हम P&L अकाउंट सीख के आए हैं +1 में, P&L अकाउंट में मैं यहाँ 2 वाली साइड डेप्रिसिएशन लिखती थी, आप भी लिखते थे, टू डेप्रिसिएशन। लेकिन ये डेप्रिसिएशन से क्या हमारा कोई कैश बाहर गया था, कैश पे तो इसने कोई इफेक्ट नहीं डाला, लेकिन इसकी वजह से मेरा जो यहाँ प्रॉफिट आया वो ज़रूर कम आया, ये बात समझ आई। तो ऐसी चीज़ें जिससे हमारे प्रॉफिट पे तो इफेक्ट पड़ा लेकिन कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उनका इफेक्ट यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग मतलब या तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है या फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है ना, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे उसका इफेक्ट ख़त्म कर देंगे। तो जब भी इफेक्ट ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस प्लस करते हैं और हमारे जो इनकम है वो माइनस करते हैं। ये बात समझ आई।
हमने किया क्या, अब यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डन कर लिया, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें करना है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके लिए हम ऐड करेंगे सारे खर्चे। कौन से खर्चे, कि या तो वो नॉन कैश हैं कि हमने P&L में शो तो किए थे लेकिन उससे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, या फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में जाएंगे आगे, है ना। तो वो चीज़ें, तो इसमें हमें क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो वही डेप्रिसिएशन क्योंकि ये नॉन कैश है। अच्छा, अमर्टाइजेशन, ये वर्ड ध्यान रखना, ये आपकी वाइवा में पूछा जाएगा कि डेप्रिसिएशन और अमर्टाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। तो डेप्रिसिएशन होता है जब टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है, तो वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। लेकिन इनटेंजिबल एसेट की अगर वैल्यू कम हो जाए, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनकी वैल्यू अगर कम हो जाए तो ये किसका पार्ट है बेटा, अमर्टाइजेशन का। ये किसका पार्ट है, अमर्टाइजेशन का। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगती है टेंजिबल एसेट पे और अमर्टाइजेशन किस पे लगता है, इनटेंजिबल एसेट पे, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, वो चीज़ें। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखना, इसमें लैंड पे हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो नहीं लगता। लैंड क्यों, रीज़न सोचो, क्योंकि लैंड की हमें वैल्यू टाइम पीरियड ही नहीं पता। हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, याद है डेप्रिसिएशन क्लास में कैसे सीखा था कि जो उसकी वैल्यू आई उसमें से उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो हमें नंबर ऑफ ईयर्स ही नहीं पता तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। कोई चीज़ 50 लाख की आई, आप कह रहे हो कल को 5 लाख की बिक जाएगी, 45 हो गया और वो 8 लगा लो 9 साल चलेगी, तो 45 लाख बाय 9 करके, ये चलता क्यों नहीं, 45 लाख बाय 9 करके, तो 5 साल में क्या हो जाएगी, इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी, है ना, 5% के हिसाब से, इस टाइप से 5 लाख पर ईयर इसके डेप्रिसिएशन लगेगी, इस हिसाब से हमने किया था। ये बात समझ आई। ठीक है, तो इसीलिए लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये ध्यान में रखना। अगर लैंड कम हो रही है तो वो सेल हो रही है, बाकी सारी एसेट्स अगर आपको बैलेंस शीट में कम होती दिखाई दे रही है तो उस पर डेप्रिसिएशन पहले लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या था, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, कोई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हैं। ठीक है, ये एक्चुअल कैश में नहीं जाते। अच्छा, इंटरेस्ट पेड आ जाए किसी भी चीज़ पे तो ये किसका पार्ट है, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, मैंने आपको बताया था ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे दोबारा से ऐड हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट पे हमने सेल की, उस पर लॉस हो गया तो क्या वो कैश में लॉस हुआ, बिल्कुल नहीं, कैश में तो लॉस नहीं हुआ ना, इसीलिए। और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर इंक्रीज हो जाए तो ये सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और इनकम क्या हो जाएंगी, माइनस। रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव, ये किसका पार्ट है बच्चे, इन्वेस्टिंग का, है ना। यहाँ पे क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है। वहाँ पे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था, यहाँ पे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया। ये समझ आया। ठीक है, तो ये करने के बाद ये सब प्लस किया, ये सब माइनस किया, ये प्लस वाली आइटम आ गई, माइनस की, इन दोनों को प्लस करके ये माइनस किया, तो यहाँ जो निकल के आया ये आइटम, ये हमारे निकल के आई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। सेकंड स्टेप में हमें क्या निकल के आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। समझ आया, ये समझ आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला तो निकला है बिफोर वर्किंग, अब वर्किंग कैपिटल का भी चेंज देख लेते हैं। और वर्किंग कैपिटल में किस चीज़ का इफेक्ट होता है, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़ का। किसका इफेक्ट होता है बेटा, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़ का। तो करंट एसेट, मुझे एक बात बताओ, अब हमने लॉसेस को ऐड करना है, मैंने आपको बताया ना लॉसेस को ऐड करना है, तो ऐड क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट, हमारे लिए तो नुकसान है, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। और लेस क्या होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इजी, इजी तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ का फ़र्क है क्या, कि इसमें आपको करंट लाइबिलिटी में आपको क्या इग्नोर करना है, इसमें आपको बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, ये चीज़ें क्या है इग्नोर करनी है। चाहे वो बढ़ रही है चाहे कम हो रही है, ये पार्ट किसका है, फाइनेंसिंग का। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी कवर किया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट ही शॉर्ट टर्म लोन होता है और लोन्स किसका पार्ट होते हैं, कैपिटल का, और कैपिटल किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो उसको ऑपरेटिंग में छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूं करंट एसेट, तो करंट एसेट में जितनी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 5 चीज़ें पढ़ी थी कल, याद है कल की क्लास में 5-6 चीज़ें पढ़ी थी हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, करंट इन्वेस्टमेंट्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स, ये सब पढ़ा था, है ना। तो उसको यहाँ पे इग्नोर करना है, राइट। तो ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। समझ आया। तो हमने क्या क्या किया अभी तक, हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते हैं वर्किंग नोट से सीखा। उसके बाद एडजस्टमेंट की नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, तो हमारा निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का इफेक्ट खत्म किया। हमने क्या किया, ऐड किए डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और लेस किया इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। यहाँ तक समझ आया, 3 स्टेप्स टर्न हो गए हमारे।
देखो आपको भी सुनने में थोड़ा ये लगेगा ये क्या हो जा रहा है ना, स्टेप वाइज आप कैसे करवा रहे हो कुछ भी, बट ये बहुत ईजी है। एक बार समझ आ गया ना, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही इतनी लंबी जाती है, 3-4 स्टेप्स है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ भी नहीं है, अगर एक बार ये समझ आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, फिर ये निकल के आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या निकल के आया बेटा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब हमें निकल के आई कैश जनरेटेड निकल आई एक्चुअल में। उसमें से हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेड को माइनस कर देंगे। अब ये इनकम टैक्स पेड कौन सा होगा, ये ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे जो हमने, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमने जो इनकम टैक्स, ये प्रोविजन फॉर टैक्स लिया था करंट ईयर का। अब जो इनकम टैक्स पेड है वो होगा प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का। कौन सा? प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का भी हम कई बार क्या ले लेते हैं, इनकम टैक्स पेड ले लेते हैं। अगर हमें ना गिवन हो, एक ही गिवन हो तो दोनों जगह वही काम आ जाता है, करंट ईयर वाला भी प्रीवियस ईयर वाला भी। ठीक है, तो हमारा निकल आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम हमने वहाँ पे इफेक्ट खत्म किया था, यहाँ पे निकल आया बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। अब उसको दोबारा से इफेक्ट शो कर देंगे जो हमारा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स का हुआ था, जो ये इफेक्ट हुआ है उसको हम दोबारा से शो कर देंगे। तो हम ऐड कर देंगे जो इनकम आई थी। अब सिर्फ एक स्टेप यही है एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाला, जिसमें हम प्रॉफिट को दोबारा से ऐड कर देंगे और लॉस को माइनस, ताकि एक्चुअल में कैश का पता लग जाए। हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट चाहिए था बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम वाला चाहिए था, इसीलिए हमने उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए एक्सपेंसेस को प्लस किया था और इनकम्स को माइनस किया था। लेकिन यहाँ पे हम सही करेंगे, एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और इनकम्स को प्लस कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तो हमारा निकल आएगा, ये प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी। प्लस में आ जाए तो नेट कैश फ्रॉम, और माइनस में आ जाए तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इजी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। विद एग्जाम्पल अब मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है, तो और इजीली क्लियर हो जाएगा। तो देखो, चार्ज लिमिटेड है, प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है 1 लाख का। ठीक है जी, प्रॉफिट हमें दे रखा है 1 लाख का। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20,000, ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 30,000, गुडविल रिटर्न ऑफ है 7,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 3,000। अदर इन्फॉर्मेशन है कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में कितना चेंज आया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज हुआ, ट्रेड पेबल में भी इंक्रीज हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस इतना इंक्रीज हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इतना डिक्रीज हुआ। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देखो बहुत ईजी है, डायरेक्ट सब कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता। लेकिन आपका पहला क्वेश्चन है और ईजी करवाना ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको स्टेप्स याद नहीं अभी। ठीक है, तो इससे आपको स्टेप याद आ जाएंगे। तो पहला हमारा स्टेप क्या था बच्चे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो वो डायरेक्ट गिवन है 1 लाख, लेकिन ट्रिप भी तो ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है? 30,000। यहाँ ध्यान से देखो, डेप्रिसिएशन तो बाद की बात है, नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग। ये क्या है? ट्रिप में ट्रांसफर टू रिजर्व में डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 30,000 डाला है। तो वर्किंग नोट में अगर मैं इसका बनाती हूँ, आई थिंक इसमें होगा वर्किंग नोट, नहीं इसमें गिवन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। वर्किंग नोट में कैसे बनेगा ये? 1 लाख प्रॉफिट हो गया, एड ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 30,000, तो कितना आ गया? 1,30,000। ये बात समझ आई? फर्स्ट स्टेप इजी। सेकंड में आ जाओ, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन 20,000 का आ गया, और फिर उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ है 7,000 की, गुडविल रिटर्न ऑफ आ गई। और कोई खर्चा तो दिया नहीं है इन्होंने। अच्छा गेन है, अच्छा इनकम लेस होती है तो लेस हो जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000 लेस हो जाएगा। वैसे इसको ब्रैकेट में डिनोट करना, मुझे नहीं पता ये क्यों, आई थिंक गलती से रह गया होगा, ब्रैकेट में डिनोट करना 3,000 को। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारा आ गया 1,54,000। ये हमारा आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या निकला, क्या आया? फर्स्ट स्टेप हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, सेकंड स्टेप में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसके बाद हमें क्या करना है? ऐड इंक्रीज इन करंट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और लेस करने हैं इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो हमें लाइबिलिटीज एसेट्स की वैल्यू गिवन है, उसको चेक करेंगे, बढ़ कौन सा रहा है, कम कौन सा रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा। और उसके बाद हमारा निकल आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में होता तो यूज्ड इन लिख देते। इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है तो सब नील। इजी इजी बिजी, समझ आया? चलिए, हाँ तो आपको अब सेकंड जो स्टेप है वो आपको थोड़ा सा टिपिकल करवाती हूँ। क्या? क्योंकि ये हमारा गिवन है 2022 का, 23 का और ये 2024 का, तो इसको हमें क्या चेक करना है कि कितना प्लस माइनस हुआ है, उसी से हमारा क्या निकलेगा आंसर। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है, मतलब ईयर्स, ये तुम्हारी पूरी बैलेंस शीट आएगी। मतलब इसको ये तुम्हें सिखाने के लिए होता है, लेकिन पेपर में बैलेंस शीट आएगी जो आगे आगे क्वेश्चन भी आएंगे, राइट। लेकिन हाँ ईजी है, करके देखते हैं। चलो, सो 2023 2024, तो नेट लॉस में यहाँ पहले ये चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए हमने P&L चेक किया। P&L चेक करेंगे तो 2023 में 3 लाख था, 24 में 2.5 लाख हो गया, तो 50,000 का लॉस आ गया। तो डायरेक्ट
3 लाख से 2.5 लाख हो रहा है हमारा प्रॉफिट, तो 2.5 लाख माइनस 3 लाख कितना हो जाएगा, 50,000 माइनस का। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, गुडविल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश बैंक बैलेंस। तो इसमें से कोई भी हमारा ट्रिप में नहीं आता, तो कुछ भी नहीं करना, 50,000 का डायरेक्ट क्या हो गया, लॉस आ गया। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उसमें हम चेक कर लेते हैं क्या क्या आएगा। डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, तो हमें गिवन है 60,000 से 80,000, तो 20,000 डेप्रिसिएशन बढ़ गई, तो मतलब 20,000 डेप्रिसिएशन लगी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट, गुडविल चेक कर लेते हैं। गुडविल हमारी होगी 40 से 32, तो ये भी अमोर्टाइजेशन हो रहा है 8,000 का, वो भी आ गया, ठीक है। उसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये 10 से 14 हो रही है, ये भी हमारा लॉस हो गया 4,000 का, ठीक है। तो ये सब प्लस करके आ गया 32,000। इनकम कोई है नहीं, तो ये आ गया हमारा 18,000। तो ये हमारा निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, जो ये आपको सारे गिवन है। देखो ये सारे गिवन है ना। अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी है, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको चेक कर लो, ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको डील कर लो, और फिर हमारा निकल के आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये बात समझ आई? इजी चल रहा है, हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक था। अब ना कई बार क्वेश्चन में ना ये प्रोविज़न फॉर जो टैक्स, मैंने आपको बताया कि प्रोविज़न फॉर टैक्स हमें 2 साल का चाहिए होता है, करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी। अगर एक ही दे रखा तो एक ही ले लेता है, क्योंकि करंट ईयर हम चेक करते हैं नेट प्रॉफिट में प्लस करते हैं ना, लास्ट ट्रिप का लास्ट पी प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए, और एक प्रीवियस ईयर वाला हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लास्ट में। ये समझ आया? कई बार ना ये एडजस्टमेंट में इसकी कुछ एडजस्टमेंट गिवन होती है, उसकी वजह से इसका अकाउंट बनाना पड़ता है, तो वो अभी क्लियर कर देते हैं, अदरवाइज आपको फिर डाउट हो जाएगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स 21 का ईयर, 22 का ईयर, हमें पता है करंट ईयर का 4 लाख है, ये प्लस हो जाएगा, और 3,20,000 लास्ट में माइनस हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ गिवन है, तो किसी भी चीज़ की ना कैश फ्लो में ये ध्यान रखना, मतलब मैं पर्सनली यही करती थी, किसी भी चीज़ की कैश फ्लो में एडजस्टमेंट आ रही है ना, तो उसका अकाउंट बना लो, सबसे ईजी रहता है। ऑरली करने बैठोगे कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं अकाउंट बनाती हूँ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो मुझे एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा। आपको पता है एसेट का अकाउंट डेबिट होता है, एडी याद करवाया था, एसेट का अकाउंट डेबिट होता है, तो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा तो लाइबिलिटी का क्रेडिट, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गया और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ गया, 3,20,000 और 4 लाख। अब हमें गिवन है इनकम टैक्स पे किया, जब पे करते हैं तो एंट्री 2 बैंक से होती है, पैसा गया, तो इनकम टैक्स पे 2 बैंक से 2,80,000, जो बचा इधर वो आ गया हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स, जो हमारा ये आया करंट ईयर का। अब यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ा, यहाँ पे हम इनको इग्नोर करेंगे, और जो ये निकल के आया, ये हमारा निकल के आया टैक्स मेड, ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी आता है वाइवा में, टैक्स मेड, और ये निकल के आया टैक्स पेड, ठीक है। आपको एक गिवन होगा, अब इस क्वेश्चन में आपको टैक्स पेड गिवन था तो मेड निकल आया, मेड गिवन होता तो पेड निकल आता बैलेंसिंग फिगर से, ये तो समझ रहे हो, ठीक है। तो ये टैक्स पेड है प्रीवियस ईयर वाला, जो लास्ट में माइनस करना है अब क्वेश्चन में, और जो ये निकल के आया, ये हमारा निकल के आया करंट ईयर वाला, जो हमें नेट प्रॉफिट में प्लस करना है, ये ध्यान में रखना। अब इसको इग्नोर करेंगे, और इसकी वजह से ये टैक्स पेड है और एक टैक्स मेड निकल आएगा, दोनों को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपने अकाउंट्स में। ये बात समझ आई? तो कीजिए इसको, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी ढंग से कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली एक्टिविटीज़ के साथ। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me